क्या आप सोच सकते हैं, मुगल दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल को दरबार से निकालने की साजिश खुद बादशाह अकबर के सामने रची जा रही थी। और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं दरबारियों ने की जो बीरबल से जलते थे। लेकिन ठहरिए, इस बार चाल इतनी पेचीदा थी कि अकबर खुद भी कंफ्यूज हो गए, बीरबल को दरबार से निकाले या नहीं। तो क्या बीरबल इस बार बच पाए, या चाल इतनी गहरी थी कि उनकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। और सबसे बड़ी बात, जब बीरबल पर सीधा इल्जाम लगा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि चुप रहकर पूरी दरबार को हंसी और हैरानी में डुबो दिया। देखिए, जब बीरबल पर लगा धोखा देने का आरोप, और जानिए कैसे उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली कि खुद चालबाज दरबारी अपने ही जाल में फंस गए। हंसी, चालाकी और दरबारी राजनीति से भरी इस कहानी का एक एक पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बीरबल को दरबार से निकालने की चाल, क्या बच पाए वो? बीरबल को दरबार से निकालने की चाल, क्या बच पाए वो? शाहों के दरबार में असली लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, ज़बानों से लड़ी जाती थीं। अकबर का दरबार भी इससे अलग नहीं था। वहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक नुकीली धार और हर सलाम के पीछे एक चाल छुपी होती थी। और उस दरबार में अगर किसी की चतुराई सबसे ज्यादा चमकती थी तो वो था बीरबल। पर जहां चांद होता है वहां कुछ बादल भी होते हैं। और बीरबल की चमक से सबसे ज्यादा चुभन होती थी उन दरबारियों को जिनकी कुर्सियां सिर्फ हामेहा मिलाने की वजह से बची हुई थीं। दरबार में साजिश का बीज। एक दिन दरबार के कोने में धीरे से तीन चेहरे झुके हुए बात कर रहे थे, राजा टोडरमल, मिर्जा काजी और सेनापति रहमान। तीनों बीरबल से अलग अलग कारणों से चिढ़ते थे, लेकिन आज उनके बीच एकता थी और एक ही एजेंडा, बीरबल को हटाना है। काजी धीरे से, अगर अकबर को लगे कि बीरबल दरबार के लिए खतरा है तो वो खुद ही निकाल देंगे। टोडरमल आंखें मिचकाते हुए, लेकिन बीरबल तो इतना चालाक है कि उसकी कोई गलती पकड़ में ही नहीं आती। सेनापति रहमान मुस्कराते हुए, तो चलो ऐसी चाल चलते हैं जिसमें गलती तो वो करे ही न, लेकिन फिर भी दोष उसी पर आए। तीनों ने सिर हिलाया और वही दरबार के गलियारे में एक साजिश ने जन्म लिया। अगली सुबह दरबार में धमाका। अगले दिन दरबार में बीरबल अपनी सामान्य तेजी और विनम्रता के साथ बैठे थे। तभी सेनापति रहमान ने खड़े होकर घोषणा की, जहां पनाह, दरबार के खजाने से पिछले 2 महीनों में 5000 अशर्फियां कम पाई गई हैं। और हैरत की बात यह है कि ये रिकॉर्ड बीरबल के दस्तखत वाले आदेश के बाद ही गायब हुए। अकबर चौंक गए। अकबर, बीरबल, तुम्हारे दस्तखत? बीरबल ने देखा, एक दस्तावेज दिखाया जा रहा था जिस पर वाकई उनके दस्तखत जैसे निशान थे। बीरबल गंभीरता से, जहां पनाह, ये दस्तखत मेरे जैसे जरूर लगते हैं, पर ये मेरे नहीं हैं। काजी कटाक्ष से, तो क्या अब दस्तखत भी झूठ बोलते हैं? या बीरबल की याददाश्त? अकबर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। अकबर, बीरबल, मामला गंभीर है। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि ये दस्तखत तुम्हारे नहीं? बीरबल मुस्कराए, मैं इस बात को साबित नहीं करूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर गंभीर होकर, तो क्या तुम दोष कबूल करते हो? बीरबल, नहीं जहां पनाह, मैं दोष भी नहीं कबूल करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मामला पूरी तरह से उसी तरीके से सुलझाया जाए जैसे आप हर आम आदमी का करते हैं। अकबर, कैसे? बीरबल,
आप एक खुला न्याय दरबार रखें और मेरी जगह पर कोई और जांच करे जिससे न्याय निष्ठापूर्वक हो सके। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है। 3 दिन बाद खुले न्याय दरबार में ये मामला रखा जाएगा। 3 दिन का मौन और बीरबल की रणनीति। बीरबल ने 3 दिन दरबार में चुप्पी साध ली। न कोई सवाल न जवाब, बस शांत और शांत। उसी दरबार में जहां उनकी हंसी और हाजिर जवाबी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। उधर टोडरमल, काजी और रहमान को लगने लगा कि चाल सफल हो रही है। लेकिन बीरबल 3 दिन तक शहर के सबसे प्रसिद्ध कागज व्यापारी, स्याही विक्रेता और हस्ताक्षर विशेषज्ञों से मिलने में लगे रहे। उन्होंने उन दस्तावेजों की स्याही, कागज और मोहरों की बारीकियों को समझा। खुला न्याय दरबार। 3 दिन बाद दरबार में भीड़ थी। आम जनता भी देखने आई थी। क्या बीरबल पर सच में दोष लगेगा? अकबर ने घोषणा की, आज का न्याय बीरबल के अपने सुझाव के अनुसार एक निष्पक्ष समिति करेगी। इस समिति में रहमान, काजी, टोडरमल और एक आम नागरिक होंगे जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। बीरबल मुस्कराए। उस सच को अगर दर्शक मिल जाएं, तो झूठ कहीं टिक नहीं सकता। जांच शुरू हुई। दस्तावेज पेश हुआ। बीरबल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इस दस्तावेज पर लगी मोहर दरबार की असली मोहर है? रहमान, बिल्कुल, यही तो सबूत है। बीरबल ने जेब से कुछ निकाला, एक और दस्तावेज, हूबहू वैसे ही दस्तखत, वैसे ही मुहर। बीरबल, ये भी वैसी ही मुहर है, पर इससे बनी है लकड़ी की ठप्पी से, जो मैंने बाजार से खरीदी है, उस दुकानदार से जो हर हफ्ते टोडरमल के बंगले पर सामान पहुंचाता है। टोडरमल का चेहरा सफेद। बीरबल दर्शकों की ओर मुड़कर, और ये रही रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि इस दस्तावेज की स्याही किसी स्थानीय रंगरेज की है, जिसे सेनापति रहमान के नौकर ने 3 दिन पहले खरीदा। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। बीरबल अंत में बोले, जहांपनाह, दस्तावेज पर दस्तखत की नकल की गई, स्याही असली नहीं, मुहर बाजारू है। और सबसे मजे की बात, खजाने से जो 5,000 अशर्फिया गायब थीं, वो एक रात पहले रहमान की हवेली में पकड़ी गईं। वो भी मेरी झूठी सिफारिश पर दी गई एक नकली चिट्ठी के सहारे। अब अकबर की आंखों में क्रोध था। अकबर गर्जना में, काजी, टोडरमल, रहमान, तुम तीनों ने दरबार के सबसे विश्वासपात्र मंत्री के खिलाफ साजिश रची, वो भी इतनी घटिया। तीनों चुप। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी अब समझ में आई। तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुमने सुनना चुना, समझना चुना और सही वक्त पर बोलना। यही तो असली बुद्धि है। कहानी का समापन। बीरबल फिर से मुस्कराए। बीरबल, जहांपनाह, मेरी बात याद रखिए, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा छुपा रहा होता है, और जो चुप रहता है वो शायद कुछ बड़ा सोच रहा होता है। अकबर हंसे और बोले, और जो बीरबल होता है वो सब जानता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीनों दोषी दरबारी अलग अलग सजा पाए, लेकिन सबसे बड़ी सजा ये थी कि दरबार में अब उनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। कहानी का समापन। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज रहा था। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर दरबार के सबसे बड़े संकट को उलझन से निकालकर साफ कर दिया था। अकबर का चेहरा गर्व और राहत से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो, मेरे दरबार का असली ताज यही है। अकबर ने अपना सिंहासन सीधा किया और गंभीर होकर बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपनी सच्चाई साबित की,
बल्कि ये भी दिखा दिया कि झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, सच की रोशनी से बच नहीं सकता। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा। और ये हम सबके लिए सबक है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, जब अपनी सत्ता को ईर्ष्या में बदल देता है तो वो दरबार का नहीं, दरबार की गरिमा का दुश्मन बन जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जब तक ये तख्त है, जब तक ये मुकुट है, तब तक इस दरबार में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं, इस दरबार की आत्मा हूं, और आत्मा को हटाया नहीं जा सकता, बस अनदेखा किया जा सकता है। पूरे दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। उधर काजी, टोडरमल और रहमान तीनों अपनी जगह झुके हुए, शर्मिंदा और मौन खड़े थे। अकबर ने उन्हें अवसर दिया कि वे अपनी साजिश कबूल करें और क्षमा मांगें। लेकिन बीरबल ने बीच में ही कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा दीजिए, लेकिन इनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि हार से बड़ा दंड ये है कि लोग अब इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अकबर मुस्कराए, एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो जीत के बाद भी विनम्र रहे। बीरबल की वो चुप्पी, जिसने सबको उलझन में डाला था, अब इतिहास बन गई थी। दरबार सामान्य हो गया, पर हर दरबारी अब 2 बार सोचकर ही बोलता और 3 बार सोचकर ही बीरबल से उलझता। अंत में बीरबल ने अकेले में अकबर से कहा, जहांपनाह, चुप रहना सबसे कठिन कला है, पर अगर सही समय तक निभाई जाए तो सबसे ज्यादा असरदार भी होती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, और दरबार को तुम्हारी यही कला चाहिए, बार बार। इस तरह बीरबल एक बार फिर न केवल बच निकले, बल्कि अपनी बुद्धि, विनम्रता और सटीक योजना से साजिश करने वालों को उनके ही जाल में फंसा गए। कहानी से सीख, सच्चाई को साबित करने के लिए शोर की नहीं, समझ की जरूरत होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है समय पर चुप रह जाना। अगली कहानी, बीरबल और जूते पहनकर आया गधा। उस सुबह जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी निगाह सबसे पहले दरबार के कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो कांपते हुए एक गधा पकड़े खड़ा था। लेकिन गधा कोई साधारण गधा नहीं था। गधे ने चमड़े के जूते पहन रखे थे और उसके माथे पर लाल टीका लगा था। अकबर चौंक गए। यह क्या तमाशा है? वो आदमी डरते डरते बोला, जहांपनाह, यह गधा नहीं, दरअसल मेरा मामा है। दरबार में हंसी की फुहारें छूट पड़ी। कुछ ने ठहाके लगाए, कुछ ने कनखियों से बीरबल की ओर देखा। अब देखना था कि यह मामला बीरबल की समझदारी के मैदान में कैसे दौड़ता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज का दरबार तुम्हारे लिए नहीं, इस गधे के लिए बुलाया गया है। इसकी सुनवाई तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें इसे सच मानकर इस गधे को सम्मानित करना होगा। और अगर तुम साबित कर सको कि यह मामा नहीं, गधा ही है, तो इस आदमी को दंड मिलेगा। बीरबल ने एक नजर गधे पर डाली। गधा बड़े ठाठ से खड़ा था, जूते चमका रहा था, गर्दन इठला रहा था, और जैसे ही दरबारी हंसते वो मुंह बिचकाता, जैसे पूछ रहा हो, हंसी किस बात की? कहानी की उलझन। बीरबल के सामने यह अजीब चुनौती थी। एक गधा है, लेकिन पहनावा आदमी जैसा है। 2 आदमी कहता है यह उसका मामा है जो श्रापवश गधा बन गया। 3 और कानून यह कहता है, यदि व्यक्ति पागल न हो और गंभीर दावा करे तो उसकी बात को झूठ सिद्ध करना होगा, अन्यथा स्वीकारना पड़ेगा। अकबर ने चुनौती साफ कर दी थी। बीरबल, या तो इसे मामा मानो, या ऐसा प्रमाण दो कि यह गधा ही है,
और यह आदमी झूठा, वरना तुम भी इसके लिए सम्मान समारोह की तैयारी करो। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारे मामा का? आदमी बोला, हरिराम। बीरबल, क्या करते थे हरिराम जी? गांव के सबसे बड़े वैद्य थे। बीरबल, और गधे में बदल कैसे गए? काले जादू से। गांव की विधवा औरत ने बदल दिया। बीरबल, तो तुम्हें कैसे पता कि ये हरिराम ही हैं? इनके कान का निशान देखिए, ठीक वैसा ही है जैसा हरिराम के कान में था। और ये गधा रोज तुलसी के पत्ते चबाता है। हरिराम कभी बिना तुलसी के भोजन नहीं करते थे। बीरबल मुस्कराया। मामला अब हास्य की सीमा लांघकर सामाजिक व्यंग्य में बदल रहा था। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन उस आदमी और मामा गधे को दरबार में बुलाया। लेकिन इस बार गधे के साथ आए 3 और गधे, और सबको वैसा ही जूता पहनाया गया, माथे पर टीका लगाया गया और तुलसी की माला पहनाई गई। अब 4 गधे कतार में खड़े थे। बीरबल ने कहा, अब बताओ इनमें से कौन तुम्हारे मामा हैं? वो आदमी घबरा गया। 5 मिनट तक देखता रहा, कभी इधर जाता कभी उधर। अंत में गुस्से में बोला, आपने गड़बड़ कर दी बीरबल। अब सब एक जैसे दिख रहे हैं। बीरबल बोले, अगर तुम्हारा मामा एक खास गधा था तो तुम्हें पहचानना चाहिए था, पर जब वह बाकी तीनों जैसे दिखने लगा तो पहचान नहीं पाए। इसका मतलब है तुम्हारा मामा गधा नहीं, बस तुम लोगों को गधा बना रहे थे। अकबर ठठाकर हंसे। वाह बीरबल, इस आदमी ने तो खुद ही अपने मामा को खो दिया। निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को 1 महीने नगर में सफाई का काम दिया जाए, ताकि इसे समझ आए कि झूठ बोलने से आदमी क्या से क्या बन सकता है। और गधे को बीरबल ने जूते उतारकर घास खिला दी। गधा भी जैसे शुक्रगुजार था कि अब उसे मामा नहीं बनना पड़ेगा। निष्कर्ष। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां पनाह, जब लोग ज्यादा चालाक बनने लगते हैं तब असली गधे वो खुद बन जाते हैं। दरबार में ठहाके गूंजे और इतिहास में एक और किस्सा दर्ज हो गया। जब बीरबल ने एक गधे को मामा बनने से बचाया और एक आदमी को गधा बनने से। सीख। कभी कभी सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब देने वाले की बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। अगली कहानी। बीरबल और दरबार में लटकी तीसरी टोपी। शाही दरबार की सुबह थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने हाजिर थे वही परिचित चेहरे, सेनापति रहमान, वित्त मंत्री टोडरमल, धार्मिक सलाहकार मिर्जा काजी और सबसे विशेष बीरबल। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। सिर पर भूरी पगड़ी, कमर में झोली और हाथ में एक लोहे का हुक जैसा कोई यंत्र। अजनबी ने सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं आपके आदेश पर एक ऐसा यंत्र लेकर आया हूं जो चोरी पकड़ता है। अगर कोई चोर इस यंत्र के सामने खड़ा हो तो यह यंत्र उसकी टोपी खींच लेता है। दरबार में हलचल हुई। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। तो तुम यह साबित कर सकते हो कि कौन चोर है? जी जहांपना, सिर्फ चोर की टोपी खींचेगी। ठीक है, अकबर बोले, तब हम इसका परीक्षण करेंगे। पर तभी अजनबी ने चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। लेकिन शर्त यह है, मैं परीक्षण सिर्फ उन्हीं पर करूंगा जो अपनी टोपी लेकर दरबार में आए। और हाँ, ये टोपी उन्हें खुद पहनकर आनी होगी। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम भी लाओगे अपनी टोपी? बीरबल हंसकर,
जहां पनाह, टोपी पहनने से कौन डरता है जब सिर पर ईमान हो। टोपी पहनने का दिन। अगले दिन सभी दरबारी, यहां तक कि खुद अकबर भी अलग अलग रंगों की टोपियां पहनकर दरबार में पहुंचे। पर एक अजीब बात हुई। दरबार के दरवाजे पर एक रस्सी से 3 टोपियां लटकी थीं। पहली लाल मखमली टोपी, दूसरी साधारण सफेद टोपी, तीसरी गाढ़े हरे रंग की टोपी जो बहुत पुरानी और घिसी हुई लग रही थी। और उन टोपियों के नीचे लिखा था, इनमें से एक टोपी चोर की है। इसे जिस किसी के सिर पर रख दिया जाए और यंत्र ने टोपी नहीं खींची तो वह निर्दोष है। अब मामला और उलझ गया। पहली परीक्षा, यंत्र का चमत्कार। अजनबी ने पहला प्रयोग किया मिर्जा काजी की टोपी पर। यंत्र घुमाया गया। टोपी तुरंत खिंच गई और गिर गई जमीन पर। देखा जहांपना, यंत्र ने काम किया, अजनबी बोला। तोडरमल की टोपी पर प्रयोग हुआ, वो भी खिंच गई। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने टोपी को अपने सिर पर थोड़ा पीछे सरका लिया और मुस्कुराकर बोले, देखते हैं मेरा सिर कितना ईमानदार है। यंत्र घुमाया गया। टोपी खिंचकर जमीन पर गिरी। दरबारियों में सरगोशी शुरू हो गई। क्या बीरबल चोर हैं? ये तो नामुमकिन है। यंत्र झूठ नहीं बोलता। पर बीरबल की मुस्कान वैसी ही बनी रही। तीसरी टोपी का रहस्य। तभी अजनबी ने घोषणा की, अब मैं इन 3 लटकी हुई टोपियों का परीक्षण करूंगा। क्योंकि चोर ने इनमें से एक टोपी चोरी की रात पहनी थी और वापस यहां टांग दी। सब हैरान। तो चोर हमारी ही मंडली में से है। पहली लाल टोपी खींच गई, दूसरी सफेद टोपी खींच गई, तीसरी हरी टोपी। जैसे ही यंत्र उसके पास गया, वो नहीं हिली। अजनबी चौंका। जहांपनाह, यह रही वह टोपी जो चोर ने इस्तेमाल की थी और ये नहीं खींची। यानी जिसने यह टोपी वापस टांगी वह दोषी है। अब सवाल था, टोपी वापस टांगने वाला कौन था? बीरबल का खुलासा। बीरबल उठे। जहांपनाह, यदि मैं अब कुछ कहूं तो शायद यह टोपी वाला यंत्र हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अकबर बोले, बीरबल आज तो हम भी उलझ गए हैं, बताओ ये माजरा क्या है? बीरबल, जहांपनाह, ये पूरा तमाशा ही झूठ था। ये यंत्र कोई चोरी नहीं पहचानता। ये बस किसी हल्के चुंबक और लोहे की क्लिप से टोपी खींचता है। असली खेल था लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझना। जैसे ही टोपी गिरती लोग संदिग्ध हो जाते, और जैसे ही टोपी न गिरे तो वो निर्दोष मान लिए जाते। लेकिन ये यंत्र उसी आदमी ने बनाया जिसने चोरी की थी। अकबर चौंक गए। कौन? बीरबल ने इशारा किया। वही अजनबी। उसने 3 टोपियां दरबार के बाहर टांगी। चोरी वाली टोपी उसने खुद वापस टांगी, मगर उसमें यंत्र को खींचने वाली क्लिप नहीं लगाई। जब उस पर यंत्र काम नहीं करता तो वही निर्दोष मानी जाती। बाकी सब में खुद उसने चुंबकीय क्लिप लगा दी थी। इससे वह सभी को दोषी और खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था। अजनबी सकपका गया। पहरेदारों ने उसे तुरंत पकड़ा। न्याय और समापन। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। जिसका सिर ईमानदार हो उसकी टोपी चाहे कितनी बार भी गिरे, इज्जत कभी नहीं गिरती। अजनबी को सजा दी गई और उसकी टोपी दरबार की सबसे ऊंची दीवार पर टांग दी गई, एक तख्ती के साथ। यह टोपी उस आदमी की है जो दूसरों की टोपी गिराकर खुद का ताज बनाना चाहता था। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। और बीरबल,
मुस्कुराते हुए अपनी गिरी हुई टोपी को उठाकर फिर से पहन चुके थे। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो चुनौती जिसमें उन्हें खुद को ही चोरी करते देखना पड़ा। शाही दरबार में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुगलों के दरबार में सामान्य का मतलब होता था अभी तूफान आने वाला है। बादशाह अकबर अपनी आदत के अनुसार दरबार में आए, सिंहासन पर विराजमान हुए और कुछ हल्की फुल्की दरबारी चर्चा चल रही थी। तभी एक सैनिक तेजी से आया और अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर के चेहरे की मुद्रा बदल गई। उन्होंने तुरंत घोषणा की, आज रात शाही खजाने से एक संदूक चोरी हुआ है। उसमें मेरे व्यक्तिगत सिक्कों की पिटारी थी और कोई दीवार टूटी नहीं, ताला टूटा नहीं, दरवाजा बंद था, यानी चोर दरबार के भीतर का ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा संदिग्ध, हर मन आशंकित। अकबर ने सीधा कहा, इस बार जांच बीरबल नहीं करेंगे। इस बार बीरबल पर ही संदेह है। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल पर आरोप। सेनापति रहमान ने समर्थन में सिर हिलाया। जहांपनाह, खजाने की चाबी बीरबल के पास ही थी। उस संदूक को खोलने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को थी। बाकी किसी के पास कोई साधन नहीं था। काजी ने भी जोड़ा। खजाना रात को सील हुआ था। सुबह वही संदूक टूटा मिला और चाबी बीरबल के कक्ष में। बीरबल शांत खड़े रहे। ना गुस्सा, ना बहाना, ना सफाई। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार मामला तुम्हारे ऊपर है। अगर अगले 3 दिन में तुम साबित नहीं कर सके कि तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें दरबार से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जनता के सामने शर्मसार किया जाएगा। बीरबल गंभीरता से, जहांपनाह, अगर चोर मैं निकला तो सिर्फ पद नहीं, अपना सिर भी पेश करूंगा। लेकिन अगर मैंने सच में चोरी नहीं की तो आपसे वादा है वो चोर खुद मेरी उंगली पकड़कर आपके सामने खड़ा होगा। बीरबल की उलझन और एक अजीब योजना। बीरबल उस रात चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। वे जानते थे कि मामला चालाकी का नहीं, उस चाल को समझने का है जो उन्हें फंसाने के लिए बुनी गई है। उन्होंने एक गुप्त नौकर को बुलाया और एक कागज पर कुछ लिखा। इसे रात में दरबार के बाहर लटकती लालटेन के पास गाड़ दो और सुबह से पहले किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना। कागज पर लिखा था, जो भी चोर है वो आज रात तक खजाने का नकली सिक्का बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो सिक्के गए थे उनमें हर एक की पीठ पर अकबर की उंगली की छाप थी। नकली सिक्के वैसी छाप नहीं देंगे। बीरबल का उल्टा जाल। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल नहीं आए। अकबर ने पूछा, क्या बीरबल भाग गए? तभी दरबार के द्वार से एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बीरबल खुद के कंधे पर एक संदूक लेकर आ रहे थे। जहांपनाह, मैं चोर बनकर खुद चोरी करके लाया हूं वही संदूक। सारे दरबारी दंग। क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल, मैंने रात को खजाने का एक नकली संदूक तैयार किया और उसे ठीक उसी जगह रख दिया जहां असली संदूक था। फिर रात भर नजर रखी और जैसा मैंने सोचा था, वो आदमी जो मुझे फंसाना चाहता था उसने सोचा कि असली संदूक अभी वहीं है और वो उसे चुराकर भागा। अकबर, तो फिर वो कौन था? बीरबल ने संकेत किया, जहांपनाह, वो अभी खुद आपकी शरण में है, आपकी दाईं ओर। सेनापति रहमान कांपते हुए उठ खड़े हुए। ये झूठ है। बीरबल बोले, आपके हाथ में जो सिक्का है जरा उसे देखिए, उस पर अकबर की उंगली की छाप है या नहीं। रहमान ने सिक्का जेब से निकालने की गलती कर दी। बीरबल, ध्यान दीजिए, ये सिक्का नकली है।
कल रात जो संदूक मैंने रखा उसमें नकली सिक्के ही थे, और वो सिर्फ उसी के पास हो सकते हैं जिसने वो संदूक उठाया। अब तो रहमान की ज़बान सूख गई। दरबार का न्याय। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, रहमान, तुमने बीरबल को फंसाने की कोशिश की, खजाने की चोरी की साजिश रची। तुम जैसे लोग अपने पद के लायक नहीं। रहमान को पद से हटाया गया और नगरवासियों के बीच उसका अपमानजनक जुलूस निकाला गया। बीरबल ने अकबर के सामने सिर झुकाया। जहां पनाह, अगर मुझे ही न्याय साबित करना पड़े तो मेरे शब्दों का मूल्य क्या रह जाएगा। लेकिन आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आभार। अकबर, बीरबल, तुमने खुद को चोर बनाकर सच सामने लाया। तुमने ये साबित कर दिया कि कभी कभी सच्चा इंसान खुद पर भी शक करना सीख जाता है ताकि झूठ को उजागर कर सके। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी इंसान को अपने ऊपर भी चोरी का आरोप लगाना पड़ता है ताकि चोर खुद को निर्दोष समझकर खुल जाए। और असली चोरी तब पकड़ी जाती है जब कोई झूठ ज्यादा सच बनने की कोशिश करे। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में पूछे गए 5 ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर उस दिन दरबार में कुछ अलग ही मूड में बैठे थे। न कोई अभियोग, न कोई विवाद, न ही कोई याचक, फिर भी उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले, आज हम खेलेंगे जवाब नहीं है नाम का खेल। मैं पूछूंगा 5 ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं है। और बीरबल, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो पूरे 7 दिन दरबार से बाहर रहोगे। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी मुस्करा दिए, आखिर बीरबल भी फंस ही गए। लेकिन बीरबल का चेहरा स्थिर था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सवाल दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं, लेकिन जवाब अगर बीरबल के हों तो उन्हें पकड़ ही लेते हैं। पूछिए। पहला सवाल, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी बोलता न हो तो उसकी चुप्पी सबसे पहले किस बात पर टूटेगी? दरबार में सन्नाटा। सवाल गूढ़ था और उत्तर किसी ने सोचा भी नहीं था। बीरबल बोले, जब कोई उससे चुपचाप प्यार करे और वो अचानक मुस्कुरा दे। चुप्पी शब्दों से नहीं, भावों से टूटी जाती है जहांपना। अकबर मुस्कराए। दूसरा सवाल, किस चीज को जितना बांटो उतनी ही बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी किसी के पास कभी पूरी नहीं होती? तोडरमल फुसफुसाए, धन। काजी बोले, दुआ। बीरबल मुस्कराए। उम्मीद। जिसके पास नहीं होती वो मांगता है, और जिसके पास ज्यादा होती है वो बांटता है, लेकिन पूरी किसी के पास नहीं होती। अकबर अब ध्यान से देखने लगे थे। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है पर कोई स्वीकार नहीं करता? पूरा दरबार चुप। बीरबल ने कहा, मृत्यु। हर आदमी जानता है कि एक दिन मरना है, पर कोई स्वीकार नहीं करता, और जो कर ले वो संत कहलाता है। अब की बार दरबार पूरी तरह मौन हो गया। चौथा सवाल, ऐसी कौन सी बात है जो कहने से भी झूठ लगती है और न कहने से भी? कुछ दरबारी सिर खुजाने लगे। अकबर खुद भी मुस्कुरा रहे थे। ये शायद उनका सबसे पसंदीदा सवाल था। बीरबल बोले, जब कोई कहे मैं सही हूं, कहे तो अहंकार लगता है, न कहे तो संदेह उठता है। इसलिए सत्य का प्रमाण देना पड़ता है, घोषणा नहीं। अकबर ने पहली बार ताली बजाई। शानदार, उन्होंने कहा। पांचवा और अंतिम सवाल,
अगर बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाए तो सबसे पहले किसकी नींद टूटेगी? दरबार में ठहाका गूंजा। सवाल में मजाक था, लेकिन तीर सी चुभन भी। बीरबल ने बिना मुस्कराए कहा, जहांपनाह, सबसे पहले आपकी। क्योंकि जिस राजा के पास बुद्धि की मशाल न हो वो अंधेरे में शासन करता है और नींद सबसे पहले उसी की उड़ती है। अब की बार पूरे दरबार ने तालियां बजाईं। दरबार का फैसला। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाबों ने मेरे सवालों की रीढ़ ही तोड़ दी। मैंने सोचा था तुम्हें चुप करवा दूंगा, पर तुमने दरबार को बोलना सिखा दिया। आज से तुम केवल राज्य सलाहकार नहीं बल्कि राज्य विवेक कहलाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं सवालों से नहीं डरता। मैं उस चुप्पी से डरता हूं जो सच को निगल जाती है। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो आदमी जो खुद को अकबर का असली बेटा बताने आया। शाही मुगल दरबार की दोपहर थी। सूरज ठीक सिर पर था, लेकिन अकबर के दरबार में ठंडक और गंभीरता दोनों पसरी हुई थी। बीरबल आज किसी सोच में डूबे थे और बादशाह अकबर अलसाए स्वर में पुराने दस्तावेजों को उलट-पलट कर देख रहे थे। तभी मुख्य द्वार पर अचानक एक कोलाहल हुआ। दो सैनिक एक युवक को पकड़े हुए दरबार के भीतर घसीटते हुए लाए। उसकी उम्र मुश्किल से 25 रही होगी, कपड़े मामूली पर चाल-ढाल कुछ खास, और सबसे अहम उसकी शक्ल कुछ अकबर से मिलती थी। चुनौतीपूर्ण दावा। उस युवक ने सीधा अकबर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहांपनाह, मैं आपका बेटा हूं, आपकी ही औलाद, और आज मैं अपना हक लेने आया हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो कुर्सी से आधे उठ खड़े हुए। बीरबल ने अपनी भौहें टेढ़ी कीं। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ये दावा क्यों कर रहे हो? युवक बोला, मेरा नाम अर्जुमंद है। आज से 26 साल पहले आपने दक्षिण यात्रा के समय एक गांव में विश्राम किया था। वहीं मेरी मां आपके साथ कुछ दिन रही थी। बाद में आप वापस लौट गए। मेरी मां ने मुझे पाला, और अब जब वो नहीं रही, उन्होंने मरते वक्त बताया कि मैं मुगल साम्राज्य का असली वारिस हूं। मैं आपका खोया हुआ बेटा हूं। दरबारियों की फुसफुसाहट। काजी साहब फौरन बोले, जहांपनाह, ये कोई आम धोखा नहीं, ये तो तख्त हड़पने की चाल है। टोडरमल ने भी सहमति जताई। इसे जेल में डाल देना चाहिए। कोई भी शक्ल मिलती जुलती लेकर शहजादा नहीं बन सकता। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अर्जुमंद को गौर से देखा और फिर मुस्कराए। जहांपनाह, बीरबल बोले, अगर इजाजत दें तो इस दावे की जांच मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी बुद्धि पर हमें हमेशा भरोसा रहा है, बीरबल। देखो जरा, ये बेटा है या बहाना? बीरबल की अजीब परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष सभा बुलाई, लेकिन दरबार नहीं बल्कि शाही बाग में। वहां एक लंबा मेज लगाया गया, उस पर सोने चांदी के गहने, किताबें, तलवारें और कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं रखी गईं। बीरबल ने अर्जुमंद से कहा, ये सब चीजें तुम्हारे पिता अकबर की हैं। अगर तुम सच में उनके बेटे हो तो इनमें से 5 ऐसी चीजें चुनो जो एक बेटे को उसके पिता की सबसे ज्यादा याद दिलाएंगी। अर्जुमंद मुस्कराया। उसे जैसे उम्मीद नहीं थी कि सवाल इतना सरल होगा। उसने झटपट 5 चीजें चुनी। 1 तलवार, क्योंकि राजा की पहचान है। 2 मुकुट, जिसे मैं भी पहनना चाहता हूं। 3 एक सोने की अंगूठी। 4 एक किताब, क्योंकि पिता शिक्षित थे।
5 मोहरों से भरी एक थैली। पिता के पास धन था तो बेटे को भी होना चाहिए। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ ने मुस्कराया, पर बीरबल अब भी शांत। बीरबल की असली चाल। बीरबल ने अकबर को इशारा किया, फिर बोले, जहां पनाह, अब आप 5 चीजें चुनिए जो अगर किसी को बेटा समझें तो उसे अपने पास से देनी चाहेंगे। अकबर ने जो चुना वो था, एक पुरानी रेशमी टोपी जो मैंने अपने पिता से पाई थी। 2, एक छोटी चिट्ठी जिसमें मैंने अपने पहले बेटे के जन्म पर कविता लिखी थी। 3, एक मिट्टी की कटोरी जिसमें मैं हर रोज शरबत पीता था। 4, एक टूटी हुई स्याही की दवात। 5 और एक चप्पल जिसे देखकर सब हंस दिए। बीरबल बोले, अर्जुमंद, क्या तुम इन 5 में से कोई एक भी चीज चुनना चाहते हो? अर्जुमंद चुप। बीरबल बोले, सुनो अर्जुमंद, बेटा बनने के लिए खून से ज्यादा जरूरी होती है स्मृति। तुमने जो चुना वो एक वारिस चुनता है, और जो अकबर ने चुना वो एक पिता देता है। उनमें कोई मेल नहीं। तुम वारिस बनना चाहते हो, बेटा नहीं। और जहां दिल का रिश्ता नहीं वहां खून का रिश्ता भी झूठा लगता है। सच्चाई का पर्दा खुलता है। अब बीरबल ने एक गुप्त आदेश से मंगवाया उस गांव की रजिस्ट्रार रिपोर्ट जहां अर्जुमंद की मां के बारे में जानकारी थी। पता चला वो महिला कभी भी दक्षिण के उस गांव में रही ही नहीं जहां अकबर ठहरे थे। वो दरअसल दिल्ली के एक सेठ की पत्नी थी जिसने अर्जुमंद को गोद लिया था। और अर्जुमंद एक कलाकार था जिसने राजदरबार तक पहुंचने का नाटक रचा था। अर्जुमंद ने चुपचाप सिर झुका लिया और बोला, माफ कीजिए, मैं बस एक बड़ा नाम बनना चाहता था। मगर बीरबल के सामने झूठ का कोई खेल नहीं चलता। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुमने ये साबित किया बीरबल कि राजमहल में बुद्धि ही असली उत्तराधिकारी होती है, बाकी सब तो लालच के वंशज हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, खून से ज्यादा गहरा रिश्ता समझ का होता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अर्जुमंद को माफी के साथ नगर से बाहर भेजा गया और शाही किताबों में एक नई कहानी जुड़ गई। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और दर्पण जो सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही दिखता था। शाही मुगल दरबार की सुबह कुछ अलग थी। आम दिनों की तरह न तो कोई युद्ध की योजना बन रही थी, न कर निर्धारण की चर्चा हो रही थी, और न ही कोई कविता या संगीत का आयोजन। बल्कि आज का दरबार एक गंभीर शरारत के लिए बुलाया गया था। बादशाह अकबर अपनी विशाल मसंद पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बगल में रखी थी एक बड़ी सी लकड़ी की संदूकनुमा पेटी। उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था और सामने खड़े थे बीरबल, भौहें हल्की सी चढ़ी हुई, जैसे पूछ रहे हों, इस बार क्या नई मुसीबत है जहांपना? अजीब घोषणा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज हम दरबार में पेश कर रहे हैं एक अद्भुत खोज, एक ऐसा दर्पण जो सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही दिखता है। यानी अगर तुम सच बोल रहे हो तो दर्पण में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो खुद को उसमें साफ साफ देख लोगे। सारी सभा चौंक गई। रहमान सेनापति फुसफुसाए, ये कैसा तंत्र है? कहीं बीरबल की कोई चाल तो नहीं? काजी बोले, ये तो कुरान की तालीम के भी खिलाफ है। झूठ को आईना दिखाना बस खुदा के बस की बात है। पर बीरबल चुप थे। उनका चेहरा भावहीन था, पर आंखें किसी चक्रव्यूह को पहचानने लगी थीं। पहला परीक्षण। अकबर ने इशारा किया और दरबार का एक सिपाही संदूक का कपड़ा हटाकर भीतर से एक लंबा, संकरा, लोहे से मढ़ा हुआ दर्पण निकाल लाया। उसका फ्रेम चांदी का था
और बीच में धुंधले कांच जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। इसे देखो, झूठ का दर्पण। सबसे पहले बुलाया गया बंदी राजपुरोहित। अकबर बोले, बोलो, क्या तुमने कभी अपने फैसलों में पक्षपात किया है? राजपुरोहित घबराया। कदापि नहीं, जहांपना। उसे दर्पण के सामने खड़ा किया गया और जैसे ही वह सामने आया, दर्पण में उसकी परछाई स्पष्ट दिखने लगी। दरबार में हलचल देखा। अकबर बोले, ये झूठा है। दूसरे, तीसरे, चौथे परीक्षण। अब एक एक कर दरबारियों को बुलाया गया। सेनापति रहमान, मैंने कभी युद्ध से डरकर पीछे नहीं हटे। दर्पण में दिखा। वित्त मंत्री टोडरमल, मैंने कभी झूठा कर नहीं वसूला। दर्पण में दिखा। संगीतज्ञ फैयाज, मैंने कभी बेसुरा नहीं गाया। दर्पण में दिखा। अब तो दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई थी। ये दर्पण तो भेद खोल रहा है। अगर बीरबल को बुलाया गया तो? और तभी अकबर ने हंसते हुए कहा, अब बारी हमारे सबसे चतुर मंत्री बीरबल की। बीरबल, बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? बीरबल का इम्तिहान। पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरा काम आपकी सेवा करना है, आपका विश्वास तोड़ना नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और दर्पण ने मुझे दिखा दिया, तो आप मेरा विश्वास तोड़ देंगे। अकबर, तो फिर झूठ मत बोलो, सच कहो। क्या कभी बोला है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, झूठ मैं सिर्फ उन लोगों से बोलता हूं जो सच सुनना नहीं चाहते। दर्पण के सामने खड़ा किया गया और दर्पण में कुछ नहीं दिखा। अब दरबार में कानाफूसी बढ़ गई। साजिश की बू। रात को बीरबल ने उस दर्पण का निरीक्षण करने का आदेश दिया, लेकिन गुप्त रूप से। उन्होंने वही सिपाही जो दर्पण लाया था, उसे बुलाकर पूछा, इस दर्पण में ऐसा क्या है जो झूठ को पहचानता है? सिपाही डरते डरते बोला, हुजूर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये बस एक धुंधला कांच है जिसके पीछे रोशनी को एक खास एंगल से लगाया गया है। बस देखने में ऐसा लगता है कि कोई परछाई बनती है। बीरबल, तो परछाई कब बनती है? जब कोई थोड़ा काम पता है, डरता है, उसकी हरकतें बदलती हैं, तो सामने वाली रोशनी उसे पकड़ लेती है। बीरबल समझ गए, यह विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान है। और मन का खेल चलाया गया है, लेकिन एक खास उद्देश्य से। बीरबल की जांच। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से निवेदन किया, जहांपनाह, अब जबकि हमने इतने लोगों को झूठा साबित कर दिया है, क्या आपने खुद को इस दर्पण के सामने खड़ा किया है? अकबर हंसे, मेरी जरूरत नहीं, मैं तो खुद न्याय हूं। बीरबल बोले, लेकिन न्याय की सबसे बड़ी पहचान है आत्मपरीक्षण। तो क्या आप डरते हैं? अब सबकी निगाहें अकबर पर। अकबर मुस्कराए पर बोले कुछ नहीं। धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़े और सामने खड़े हो गए। दर्पण में परछाई उभर आई। पूरा दरबार स्तब्ध। सत्य का उद्भेदन। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये दर्पण झूठ को नहीं, भय को दिखाता है। जिसने भी इस दर्पण के सामने खड़े होकर सच बोलने का साहस दिखाया, वह अदृश्य रहा। पर जिसने डरते हुए सफाई दी या दिखावा किया, उनकी परछाई उभर आई। ये दर्पण नहीं, एक मन का जाल है। अकबर हंसे, फिर जोर से हंसे। तो फिर ये पूरा प्रयोग एक परीक्षा थी, बीरबल, तुम्हारी भी और हमारी भी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आप तो जानते हैं,
अक्ल जब दर्पण बन जाए तो झूठ खुद को दिखा देता है। कोई कांच नहीं चाहिए। निष्कर्ष और न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि दर्पण को शाही संग्रहालय में रखा जाए, एक तख्ती के साथ। यह दर्पण झूठ नहीं, डर दिखाता था। पर जिसने भी इसमें खुद को देखा, उसका सच सामने आ गया। बीरबल को मनविद महामंत्री की उपाधि दी गई। दरबार में तालियां गूंज उठीं और एक नई कथा ने इतिहास के पन्नों में जगह ले ली। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो 4 दरबारी जिन्होंने एक ही सपना देखा। शाही मुगल दरबार की एक अलसाई सुबह थी। गर्मी ने अपनी दस्तक दी थी और आमतौर पर तीखी जुबान वाले दरबारी भी आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे थे। पंखे झल रहे दांतों के बीच बीरबल एक पुरानी फारसी किताब पढ़ रहे थे और बादशाह अकबर अपनी तलवार को हल्के कपड़े से चमका रहे थे जब दरबार का दरवाजा खुला। एक एक कर 4 दरबारी भीतर दाखिल हुए, चुपचाप, घबराए हुए, चेहरों पर अजीब सा तनाव। पहले आया काजी, उसके पीछे वित्त मंत्री टोडरमल, फिर सेनापति रहमान और सबसे अंत में दरबार कवि अब्दुल। चारों ने एक साथ दरबार के मध्य में आकर एक स्वर में कहा, जहांपनाह, हमें आज रात एक जैसा सपना आया है। अकबर की भौहें उठीं। क्या तुम सबने एक ही ख्वाब देखा? और वो भी एक साथ? बीरबल ने धीरे से किताब बंद की। अब दिलचस्पी बढ़ रही है। सपना क्या था? अकबर ने आदेश दिया कि एक एक कर सब अपने सपने विस्तार से बयान करें। काजी बोला, मैंने देखा एक गुफा है, उसमें 4 तख्त रखे हैं। मैं, टोडरमल, रहमान और अब्दुल चारों वहां बैठे हैं। सामने एक किताब खुली है जिसमें लिखा है, भविष्य का सम्राट यहीं से उठेगा। टोडरमल ने कहा, मैंने भी वही देखा। गुफा, 4 तख्त, किताब और एक आवाज आई कि सम्राट वही होगा जो बीरबल को दरबार से हटाए। रहमान बोला, मेरे सपने में तो किताब के नीचे एक खजाना भी था और उसमें तलवार जड़ी थी, जैसे कोई गुप्त अधिकार उस व्यक्ति के हाथ आने वाला हो जो बीरबल को दरबार से बाहर करेगा। अब्दुल अंत में बोला, मेरे सपने में किताब अपने आप पलटती है और अंतिम पन्ने पर लिखा था, जिसने बीरबल को हराया वही अगला बादशाह कहलाएगा। दरबार में सनसनी। सभी दरबारी चौंक गए। एक जैसे सपने, एक ही निष्कर्ष, बीरबल को हटाने की बात। अकबर मुस्कराए, ये तो बड़ा विचित्र ख्वाब है। कहीं यह भविष्यवाणी तो नहीं? कुछ दरबारी सिर हिलाने लगे। टोडरमल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, स्वप्नों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शायद खुदा कोई इशारा कर रहा है। बीरबल अब तक शांत खड़े थे। उन्होंने अचानक पूछा, क्या आप सबने रात को शाही मेहमानों वाला आम का शरबत पिया था? चारों ने चौंक कर देखा। हाँ, वो तो हर जुमेरात को पीते हैं। बीरबल की जांच। बीरबल उसी शाम शाही बावर्ची के पास पहुंचे। शरबत का नमूना लिया। उसमें न कोई विष था, न नशा, लेकिन एक अजीब सी महक जरूर थी। उन्होंने राजवैद्य से सलाह ली। वैद्य ने गंध को सूंघते ही कहा, ये सुगंध पुष्प की बू है। दक्षिण भारत के कुछ संत रात को ध्यान से पहले ये फूल जलाते हैं, इससे दिमाग को एक सा संकेत मिलता है और लोगों को समान स्वप्न आते हैं। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मामला सपना नहीं, साजिश का लग रहा है। बीरबल का प्रयोग। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर ये सपना ईश्वरीय संकेत है तो इसे और पुष्ट किया जा सकता है।
मैं कल रात दरबार के 10 और लोगों को वही आम का शरबत दूंगा और देखता हूं कि उन्हें भी वही सपना आता है या नहीं। अकबर सहमत हो गए। रात में 10 दरबारियों को वही शरबत दिया गया, लेकिन इस बार बीरबल ने उसमें से सुगंध पुष्प की बू को अलग करवा दिया। सुबह कोई सपना नहीं आया। अब बीरबल ने बाकी चारों के कमरे की तलाशी ली और जो मिला उसने कहानी ही पलट दी। रहमान के कमरे से एक चिट्ठी मिली। स्वप्न योजना के लिए पुष्प की मात्रा बढ़ा देना। चारों को एक ही ख्वाब आना चाहिए और अंतिम पंक्ति साफ होनी चाहिए। जो बीरबल को हटाए वही भविष्य का सम्राट। साजिश बेनकाब। पूछताछ में पता चला रहमान, टोडरमल, काजी और अब्दुल ने मिलकर एक योजना बनाई थी। वे जानते थे कि अकबर आध्यात्मिक संकेतों पर ध्यान देते हैं और स्वप्नों से प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने एक ध्यान साधक से संपर्क किया जो सुगंध पुष्प प्रयोग के लिए जाना जाता था। उन्होंने बावर्ची से मिलीभगत कर शाही शरबत में सूक्ष्म मात्रा में वह गंध डलवाई जिससे उन्होंने खुद ही सपना देखा और दरबार में उसे ईश्वरीय संकेत घोषित कर दिया। उद्देश्य था बीरबल को हटाना और अकबर को स्वप्न की आड़ में किसी को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए उकसाना। दरबार का न्याय। बीरबल ने सारा प्रमाण दरबार में पेश किया। अकबर ने चारों कॉन्स्पिरेटर्स को खड़े होकर जवाब देने को कहा। चारों चुप। अकबर गरजे, मेरे दरबार में झूठ का सपना दिखाकर तुमने असलियत को झुठलाने की कोशिश की। बीरबल को हटाना तो दूर, तुम सबको अब 2 साल के लिए सेवा कार्य में भिजवा दिया जाएगा। किले की सफाई और अस्पतालों में काम करोगे और जो ध्यान साधक इस गंध का प्रयोग करता था उसे दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाए। बीरबल का अंतिम वाक्य। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह सपना वो नहीं जो रात को आता है। सपना वो है जो लालच में दिखाया जाता है। और जब 4 लोग एक जैसा सपना देखें तो समझ लीजिए उस पर कोई जाग रहा है और साजिश रच रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और वो जो जाग रहा होता है वो बीरबल होता है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कहानी समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और वो अदृश्य आदमी जो दरबार के हर राज जानता था। शाही मुगल दरबार में इन दिनों कुछ बहुत अजीब घट रहा था। कोई दस्तावेज चोरी नहीं हुआ, कोई दरबारी गायब नहीं हुआ, न ही कोई शत्रु घुसा, फिर भी हर सुबह दरबार में वही होता। रात के किसी गुप्त निर्णय की चर्चा पूरे नगर में फैल जाती। कभी किसी कर सुधार की बात लीक हो जाती, कभी किसी कूटनीतिक संदेश का मजमून आम आदमी जान लेता। और जब यह सब लगातार होने लगा तो बादशाह अकबर ने खड़े होकर ऐलान किया, कोई है जो दरबार की दीवारों में मौजूद रहकर हमारी बातों को सुन रहा है। कोई अदृश्य शख्स, और जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हर योजना खतरे में है। बीरबल मुस्कराए, लेकिन अंदर से वह भी चौंके थे। ये कोई मामूली चुगलखोरी नहीं थी। पहला शक जासूस या भेदिया। बीरबल ने सबसे पहले शाही महल के सेवकों से पूछताछ की। दास बोले, हुजूर, हम दरबार की चौखट में भी नहीं जाते। जो भी होता है भीतर ही होता है। पहरेदार बोले, हम हर कोने पर तैनात रहते हैं, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अकबर बोले, तो क्या ये भूत है? बीरबल हंसे, भूत नहीं, बहुत चालाक आदमी है। बीरबल की योजना झूठी सभा। बीरबल ने बादशाह से गुजारिश की, एक गुप्त सभा कीजिए, लेकिन उसमें कोई असली योजना न रखें। बस एक झूठी बेमतलब की सूचना, और देखें कि वो बाहर कैसे जाती है।
अकबर ने सहमति दी। झूठी सूचना थी। अकबर अफगानिस्तान के राजा से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और बीरबल इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। अगली सुबह पूरे आगरा में यही चर्चा थी। बीरबल ने शाही रिश्ते से इनकार कर दिया। अकबर नाराज हैं बीरबल से। अफगान दरबार में संदेश पहुंच चुका है। बीरबल मुस्कराए, मछली जाल में फंस गई थी। रहस्य का पहला सुराग, पुराना दीवान खाना। बीरबल ने शाही नक्शे देखे और पाया कि पुराने दीवान खाने की दीवार से सटी एक गुप्त सुरंग कभी वर्षों पहले बनाई गई थी, पर अब बंद कर दी गई थी। परंतु उसने देखा, सुरंग के पास की दीवार में एक पतला, लंबवत दरारनुमा हिस्सा था और उससे सटे एक भंडार कक्ष। बीरबल ने 2 रात्रि प्रहरी उस कक्ष में छिपा दिए। अगली सुबह जब बीरबल पहुंचे तो दोनों प्रहरी थर-थर कांप रहे थे। हुजूर, हमने किसी को देखा नहीं, लेकिन किसी की सांसों की आवाज थी और दरबार में क्या बोला गया वो दोहराया जा रहा था, ठीक वैसे ही। बीरबल की दूसरी चाल, शब्दों की जांच। अब बीरबल ने आदेश दिया कि अगली गुप्त सभा में कुछ बेतुके शब्द इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि बगुला नीति, शंख प्रस्ताव और हाथी का पंख। ये शब्द पूरे देश में कहीं नहीं सुने गए थे। 3 दिन बाद आगरा की गलियों में बच्चों का खेल चल रहा था और वे चिल्ला रहे थे, मैं हाथी का पंख बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा बगुला नीति वाला राजकुमार। बीरबल ने अब तय कर लिया, कोई ऐसा है जो बहुत करीब से सुन रहा है और बहुत दूर से बोल रहा है। आखिर कौन था वो अदृश्य आदमी? बीरबल ने पूरे महल के अंधेरे कोनों की छानबीन की। एक जगह जहां दीवार में हल्की सी दरार थी और वह शाही सभा के दीवार से जुड़ी थी, वहां पाया गया पुराना रस्सियों और रेशमी पर्दों से भरा कोना। और वहीं बीरबल को मिला मुंह पर महीन जाली से ढका, दुबला-पतला एक युवक। उसे पकड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। उसका नाम था शरफुद्दीन, एक ऐसा युवक जो कभी एक शाही चित्रकार बनने आया था। जब उसे मौका नहीं मिला तो उसने रसोई में नौकरी पकड़ ली। फिर सफाई कर्मचारी बना और महल की गलियों, दीवारों, खिड़कियों को ऐसे जान गया जैसे घर का नक्शा हो। वो दीवारों के बीच एक पुरानी खोखली जगह से आवाजें सुनता था और फिर उन्हें तोड़मरोड़ कर कविताओं और कहानियों में बदलकर शहर में सुना देता था। लोग हंसते, चौंकते, डरते और वो खुद को अदृश्य दरबारी कहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? शरफुद्दीन बोला, मैं बस चाहता था कि लोग दरबार की असलियत जानें। आप सब जो सोचते हैं वो जनता तक पहुंचे, लेकिन बिना डर के, बिना सेंसर के। और अगर मैं खुद सामने आता तो मुझे मिटा दिया जाता। इसलिए मैंने अदृश्य रहना चुना। बीरबल का न्याय। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह युवक अपराधी नहीं बल्कि हमारी बातों का आईना है। ये बता रहा है कि जनता क्या सुनना चाहती है और हम क्या छिपा रहे हैं। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर आदेश दिया, शरफुद्दीन को सजा नहीं, सेवा मिलेगी। अब से यह हमारी जनसंवाद समिति का प्रमुख होगा। हर हफ्ते एक रिपोर्ट देगा कि जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। अंत और एक सीख। शरफुद्दीन दरबार में शामिल हुआ और बीरबल ने उससे कहा, देखो, अदृश्य रहना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से सामने आना कठिन। अब तुम सामने हो, तो सच के साथ रहना। शरफुद्दीन ने सिर झुकाया। अगर बीरबल जैसा कोई हो साथ, तो सच बोलना डर नहीं देता, ताकत देता है। कहानी समाप्त। क्या आप सोच सकते हैं
मुगल दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल को दरबार से निकालने की साजिश खुद बादशाह अकबर के सामने रची जा रही थी। और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं दरबारियों ने की जो बीरबल से जलते थे। लेकिन ठहरिए, इस बार चाल इतनी पेचीदा थी कि अकबर खुद भी कंफ्यूज हो गए, बीरबल को दरबार से निकाले या नहीं। तो क्या बीरबल इस बार बच पाए? यह चाल इतनी गहरी थी कि उनकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। और सबसे बड़ी बात, जब बीरबल पर सीधा इल्जाम लगा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि चुप रहकर पूरी दरबार को हंसी और हैरानी में डुबो दिया। देखिए, जब बीरबल पर लगा धोखा देने का आरोप, और जानिए कैसे उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली कि खुद चालबाज दरबारी अपने ही जाल में फंस गए। हंसी, चालाकी और दरबारी राजनीति से भरी इस कहानी का एक एक पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बीरबल को दरबार से निकालने की चाल, क्या बच पाए वो? बीरबल को दरबार से निकालने की चाल, क्या बच पाए वो? शाहों के दरबार में असली लड़ाइयां तलवारों से नहीं, ज़बानों से लड़ी जाती थीं। अकबर का दरबार भी इससे अलग नहीं था। वहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक नुकीली धार और हर सलाम के पीछे एक चाल छुपी होती थी। और उस दरबार में अगर किसी की चतुराई सबसे ज्यादा चमकती थी तो वो था बीरबल। पर जहां चांद होता है वहां कुछ बादल भी होते हैं। और बीरबल की चमक से सबसे ज्यादा चुभन होती थी उन दरबारियों को जिनकी कुर्सियां सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की वजह से बची हुई थीं। दरबार में साजिश का बीज। एक दिन दरबार के कोने में धीरे से तीन चेहरे झुके हुए बात कर रहे थे, राजा टोडरमल, मिर्जा काजी और सेनापति रहमान। तीनों बीरबल से अलग अलग कारणों से चिढ़ते थे, लेकिन आज उनके बीच एकता थी और एक ही एजेंडा, बीरबल को हटाना है। काजी धीरे से, अगर अकबर को लगे कि बीरबल दरबार के लिए खतरा है तो वो खुद ही निकाल देंगे। टोडरमल आंखें मिचकाते हुए, लेकिन बीरबल तो इतना चालाक है कि उसकी कोई गलती पकड़ में ही नहीं आती। सेनापति रहमान मुस्कराते हुए, तो चलो ऐसी चाल चलते हैं जिसमें गलती तो वो करे ही न, लेकिन फिर भी दोष उसी पर आए। तीनों ने सिर हिलाया और वही दरबार के गलियारे में एक साजिश ने जन्म लिया। अगली सुबह दरबार में धमाका। अगले दिन दरबार में बीरबल अपनी सामान्य तेजी और विनम्रता के साथ बैठे थे। तभी सेनापति रहमान ने खड़े होकर घोषणा की, जहांपनाह, दरबार के खजाने से पिछले 2 महीनों में 5000 अशर्फियां कम पाई गई हैं। और हैरत की बात यह है कि ये रिकॉर्ड बीरबल के दस्तखत वाले आदेश के बाद ही गायब हुए। अकबर चौंक गए। अकबर, बीरबल, तुम्हारे दस्तखत? बीरबल ने देखा, एक दस्तावेज दिखाया जा रहा था जिस पर वाकई उनके दस्तखत जैसे निशान थे। बीरबल गंभीरता से, जहांपनाह, ये दस्तखत मेरे जैसे जरूर लगते हैं, पर ये मेरे नहीं हैं। काजी कटाक्ष से, तो क्या अब दस्तखत भी झूठ बोलते हैं? या बीरबल की याददाश्त? अकबर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। अकबर, बीरबल, मामला गंभीर है। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि ये दस्तखत तुम्हारे नहीं? बीरबल मुस्कराए, मैं इस बात को साबित नहीं करूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर गंभीर होकर, तो क्या तुम दोष कबूल करते हो? बीरबल, नहीं जहांपनाह, मैं दोष भी नहीं कबूल करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मामला पूरी तरह से उसी तरीके से सुलझाया जाए जैसे आप हर आम आदमी का करते हैं। अकबर, कैसे? बीरबल, आप एक खुला न्याय दरबार रखें
और मेरी जगह पर कोई और जांच करे जिससे न्याय निष्ठापूर्वक हो सके। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है। 3 दिन बाद खुले न्याय दरबार में ये मामला रखा जाएगा। 3 दिन का मौन और बीरबल की रणनीति। बीरबल ने 3 दिन दरबार में चुप्पी साध ली। न कोई सवाल न जवाब, बस शांत और शांत। उसी दरबार में जहां उनकी हंसी और हाजिर जवाबी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। उधर टोडरमल, काजी और रहमान को लगने लगा कि चाल सफल हो रही है। लेकिन बीरबल 3 दिन तक शहर के सबसे प्रसिद्ध कागज व्यापारी, स्याही विक्रेता और हस्ताक्षर विशेषज्ञों से मिलने में लगे रहे। उन्होंने उन दस्तावेजों की स्याही, कागज और मोहरों की बारीकियों को समझा। खुला न्याय दरबार। 3 दिन बाद दरबार में भीड़ थी। आम जनता भी देखने आई थी। क्या बीरबल पर सच में दोष लगेगा? अकबर ने घोषणा की, आज का न्याय बीरबल के अपने सुझाव के अनुसार एक निष्पक्ष समिति करेगी। इस समिति में रहमान, काजी, टोडरमल और एक आम नागरिक होंगे जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। बीरबल मुस्कराए। उस सच को अगर दर्शक मिल जाएं, तो झूठ कहीं टिक नहीं सकता। जांच शुरू हुई। दस्तावेज पेश हुआ। बीरबल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इस दस्तावेज पर लगी मुहर दरबार की असली मुहर है? रहमान, बिल्कुल, यही तो सबूत है। बीरबल ने जेब से कुछ निकाला, एक और दस्तावेज, हूबहू वैसे ही दस्तखत, वैसे ही मुहर। बीरबल, ये भी वैसी ही मुहर है, पर इससे बनी है लकड़ी की ठप्पी से, जो मैंने बाजार से खरीदी है, उस दुकानदार से जो हर हफ्ते टोडरमल के बंगले पर सामान पहुंचाता है। टोडरमल का चेहरा सफेद। बीरबल दर्शकों की ओर मुड़कर, और ये रही रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि इस दस्तावेज की स्याही किसी स्थानीय रंगरेज की है, जिसे सेनापति रहमान के नौकर ने 3 दिन पहले खरीदा। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। बीरबल अंत में बोले, जहांपनाह, दस्तावेज पर दस्तखत की नकल की गई। स्याही असली नहीं, मुहर बाजारू है। और सबसे मजे की बात, खजाने से जो 5000 अशर्फिया गायब थीं, वो एक रात पहले रहमान की हवेली में पकड़ी गईं। वो भी मेरी झूठी सिफारिश पर दी गई एक नकली चिट्ठी के सहारे। अब अकबर की आंखों में क्रोध था। अकबर गर्जना में, काजी, टोडरमल, रहमान, तुम तीनों ने दरबार के सबसे विश्वासपात्र मंत्री के खिलाफ साजिश रची, वो भी इतनी घटिया। तीनों चुप। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी अब समझ में आई। तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुमने सुनना चुना, समझना चुना और सही वक्त पर बोलना। यही तो असली बुद्धि है। कहानी का समापन। बीरबल फिर से मुस्कराए। बीरबल, जहांपनाह, मेरी बात याद रखिए, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा छुपा रहा होता है, और जो चुप रहता है वो शायद कुछ बड़ा सोच रहा होता है। अकबर हंसे और बोले, और जो बीरबल होता है वो सब जानता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीनों दोषी दरबारी अलग अलग सजा पाए, लेकिन सबसे बड़ी सजा ये थी कि दरबार में अब उनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। कहानी का समापन। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज रहा था। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर दरबार के सबसे बड़े संकट को उलझन से निकालकर साफ कर दिया था। अकबर का चेहरा गर्व और राहत से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो, मेरे दरबार का असली ताज यही है। अकबर ने अपना सिंहासन सीधा किया और गंभीर होकर बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो,
सच की रोशनी से बच नहीं सकता। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा। और ये हम सबके लिए सबक है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, जब अपनी सत्ता को ईर्ष्या में बदल देता है तो वो दरबार का नहीं, दरबार की गरिमा का दुश्मन बन जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जब तक ये तख्त है, जब तक ये मुकुट है, तब तक इस दरबार में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं, इस दरबार की आत्मा हूं, और आत्मा को हटाया नहीं जा सकता, बस अनदेखा किया जा सकता है। पूरे दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। उधर काजी, टोडरमल और रहमान तीनों अपनी जगह झुके हुए, शर्मिंदा और मौन खड़े थे। अकबर ने उन्हें अवसर दिया कि वे अपनी साजिश कबूल करें और क्षमा मांगें। लेकिन बीरबल ने बीच में ही कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा दीजिए, लेकिन इनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि हार से बड़ा दंड ये है कि लोग अब इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अकबर मुस्कराए, एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो जीत के बाद भी विनम्र रहे। बीरबल की वो चुप्पी, जिसने सबको उलझन में डाला था, अब इतिहास बन गई थी। दरबार सामान्य हो गया, पर हर दरबारी अब 2 बार सोचकर ही बोलता और 3 बार सोचकर ही बीरबल से उलझता। अंत में बीरबल ने अकेले में अकबर से कहा, जहांपनाह, चुप रहना सबसे कठिन कला है, पर अगर सही समय तक निभाई जाए तो सबसे ज्यादा असरदार भी होती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। और दरबार को तुम्हारी यही कला चाहिए, बार बार। इस तरह बीरबल एक बार फिर न केवल बच निकले, बल्कि अपनी बुद्धि, विनम्रता और सटीक योजना से साजिश करने वालों को उनके ही जाल में फंसा गए। कहानी से सीख, सच्चाई को साबित करने के लिए शोर की नहीं, समझ की जरूरत होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है समय पर चुप रह जाना। अगली कहानी, बीरबल और जूते पहनकर आया गधा। उस सुबह जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी निगाह सबसे पहले दरबार के कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो कांपते हुए एक गधा पकड़े खड़ा था। लेकिन गधा कोई साधारण गधा नहीं था। गधे ने चमड़े के जूते पहन रखे थे और उसके माथे पर लाल टीका लगा था। अकबर चौंक गए। यह क्या तमाशा है? वो आदमी डरते डरते बोला, जहांपनाह, यह गधा नहीं, दरअसल मेरा मामा है। दरबार में हंसी की फुहारें छूट पड़ी। कुछ ने ठहाके लगाए, कुछ ने कनखियों से बीरबल की ओर देखा। अब देखना था कि यह मामला बीरबल की समझदारी के मैदान में कैसे दौड़ता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज का दरबार तुम्हारे लिए नहीं, इस गधे के लिए बुलाया गया है। इसकी सुनवाई तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें इसे सच मानकर इस गधे को सम्मानित करना होगा। और अगर तुम साबित कर सको कि यह मामा नहीं, गधा ही है, तो इस आदमी को दंड मिलेगा। बीरबल ने एक नजर गधे पर डाली। गधा बड़े ठाठ से खड़ा था, जूते चमका रहा था, गर्दन इठला रहा था, और जैसे ही दरबारी हंसते वो मुंह बिचकाता, जैसे पूछ रहा हो, हंसी किस बात की? कहानी की उलझन। बीरबल के सामने यह अजीब चुनौती थी। एक गधा है, लेकिन पहनावा आदमी जैसा है। 2 आदमी कहता है यह उसका मामा है, जो श्रापवश गधा बन गया। 3 और कानून यह कहता है, यदि व्यक्ति पागल न हो और गंभीर दावा करे तो उसकी बात को झूठ सिद्ध करना होगा, अन्यथा स्वीकारना पड़ेगा। अकबर ने चुनौती साफ कर दी थी। बीरबल, या तो इसे मामा मानो, या ऐसा प्रमाण दो कि यह गधा ही है और यह आदमी झूठा।
वरना तुम भी इसके लिए सम्मान समारोह की तैयारी करो। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारे मामा का? आदमी बोला, हरिराम। बीरबल, क्या करते थे हरिराम जी? गांव के सबसे बड़े वैद्य थे। बीरबल, और गधे में बदल कैसे गए? काले जादू से। गांव की विधवा औरत ने बदल दिया। बीरबल, तो तुम्हें कैसे पता कि ये हरिराम ही हैं? इनके कान का निशान देखिए, ठीक वैसा ही है जैसा हरिराम के कान में था। और ये गधा रोज तुलसी के पत्ते चबाता है। हरिराम कभी बिना तुलसी के भोजन नहीं करते थे। बीरबल मुस्कराया। मामला अब हास्य की सीमा लांघकर सामाजिक व्यंग्य में बदल रहा था। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन उस आदमी और मामा गधे को दरबार में बुलाया। लेकिन इस बार गधे के साथ आए 3 और गधे। और सबको वैसा ही जूता पहनाया गया, माथे पर टीका लगाया गया और तुलसी की माला पहनाई गई। अब 4 गधे कतार में खड़े थे। बीरबल ने कहा, अब बताओ इनमें से कौन तुम्हारे मामा हैं? वो आदमी घबरा गया। 5 मिनट तक देखता रहा, कभी इधर जाता कभी उधर। अंत में गुस्से में बोला, आपने गड़बड़ कर दी बीरबल। अब सब एक जैसे दिख रहे हैं। बीरबल बोले, अगर तुम्हारा मामा एक खास गधा था तो तुम्हें पहचानना चाहिए था। पर जब वह बाकी तीनों जैसे दिखने लगा तो पहचान नहीं पाए। इसका मतलब है तुम्हारा मामा गधा नहीं, बस तुम लोगों को गधा बना रहे थे। अकबर ठठाकर हंसे। वाह बीरबल, इस आदमी ने तो खुद ही अपने मामा को खो दिया। निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को 1 महीने नगर में सफाई का काम दिया जाए, ताकि इसे समझ आए कि झूठ बोलने से आदमी क्या से क्या बन सकता है। और गधे को बीरबल ने जूते उतारकर घास खिला दी। गधा भी जैसे शुक्रगुजार था कि अब उसे मामा नहीं बनना पड़ेगा। निष्कर्ष। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां पनाह, जब लोग ज्यादा चालाक बनने लगते हैं तब असली गधे वो खुद बन जाते हैं। दरबार में ठहाके गूंजे। और इतिहास में एक और किस्सा दर्ज हो गया। जब बीरबल ने एक गधे को मामा बनने से बचाया और एक आदमी को गधा बनने से। सीख। कभी कभी सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब देने वाले की बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। अगली कहानी। बीरबल और दरबार में लटकी तीसरी टोपी। शाही दरबार की सुबह थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने हाजिर थे वही परिचित चेहरे, सेनापति रहमान, वित्त मंत्री टोडरमल, धार्मिक सलाहकार मिर्जा काजी और सबसे विशेष बीरबल। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। सिर पर भूरी पगड़ी, कमर में झोली और हाथ में एक लोहे का हुक जैसा कोई यंत्र। अजनबी ने सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं आपके आदेश पर एक ऐसा यंत्र लेकर आया हूं जो चोरी पकड़ता है। अगर कोई चोर इस यंत्र के सामने खड़ा हो तो यह यंत्र उसकी टोपी खींच लेता है। दरबार में हलचल हुई। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। तो तुम यह साबित कर सकते हो कि कौन चोर है? जी जहांपना, सिर्फ चोर की टोपी खींचेगी। ठीक है, अकबर बोले, तब हम इसका परीक्षण करेंगे। पर तभी अजनबी ने चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। लेकिन शर्त यह है, मैं परीक्षण सिर्फ उन्हीं पर करूंगा जो अपनी टोपी लेकर दरबार में आए। और हाँ, ये टोपी उन्हें खुद पहनकर आनी होगी। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम भी लाओगे अपनी टोपी? बीरबल हंसकर
जहां पनाह, टोपी पहनने से कौन डरता है जब सिर पर ईमान हो। टोपी पहनने का दिन। अगले दिन सभी दरबारी, यहां तक कि खुद अकबर भी अलग अलग रंगों की टोपियां पहनकर दरबार में पहुंचे। पर एक अजीब बात हुई। दरबार के दरवाजे पर एक रस्सी से 3 टोपियां लटकी थीं। पहली लाल मखमली टोपी, दूसरी साधारण सफेद टोपी, तीसरी गाढ़े हरे रंग की टोपी जो बहुत पुरानी और घिसी हुई लग रही थी। और उन टोपियों के नीचे लिखा था, इनमें से एक टोपी चोर की है। इसे जिस किसी के सिर पर रख दिया जाए और यंत्र ने टोपी नहीं खींची तो वह निर्दोष है। अब मामला और उलझ गया। पहली परीक्षा, यंत्र का चमत्कार। अजनबी ने पहला प्रयोग किया मिर्जा काजी की टोपी पर। यंत्र घुमाया गया, टोपी तुरंत खींच गई और गिर गई जमीन पर। देखा जहांपना, यंत्र ने काम किया, अजनबी बोला। तोडरमल की टोपी पर प्रयोग हुआ, वो भी खींच गई। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने टोपी को अपने सिर पर थोड़ा पीछे सरका लिया और मुस्कुराकर बोले, देखते हैं मेरा सिर कितना ईमानदार है। यंत्र घुमाया गया, टोपी खींचकर जमीन पर गिरी। दरबारियों में सरगोशी शुरू हो गई। क्या बीरबल चोर हैं? ये तो नामुमकिन है। यंत्र झूठ नहीं बोलता। पर बीरबल की मुस्कान वैसी ही बनी रही। तीसरी टोपी का रहस्य। तभी अजनबी ने घोषणा की, अब मैं इन 3 लटकी हुई टोपियों का परीक्षण करूंगा। क्योंकि चोर ने इनमें से एक टोपी चोरी की रात पहनी थी और वापस यहां टांग दी। सब हैरान। तो चोर हमारी ही मंडली में से है। पहली लाल टोपी खींच गई, दूसरी सफेद टोपी खींच गई, तीसरी हरी टोपी। जैसे ही यंत्र उसके पास गया, वो नहीं हिली। अजनबी चौंका। जहांपनाह, यह रही वह टोपी जो चोर ने इस्तेमाल की थी और ये नहीं खींची। यानी जिसने यह टोपी वापस टांगी वह दोषी है। अब सवाल था, टोपी वापस टांगने वाला कौन था? बीरबल का खुलासा। बीरबल उठे। जहांपनाह, यदि मैं अब कुछ कहूं तो शायद यह टोपी वाला यंत्र हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अकबर बोले, बीरबल आज तो हम भी उलझ गए हैं, बताओ ये माजरा क्या है? बीरबल, जहांपनाह, ये पूरा तमाशा ही झूठ था। ये यंत्र कोई चोरी नहीं पहचानता। ये बस किसी हल्के चुंबक और लोहे की क्लिप से टोपी खींचता है। असली खेल था लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझना। जैसे ही टोपी गिरती लोग संदिग्ध हो जाते, और जैसे ही टोपी न गिरे तो वो निर्दोष मान लिए जाते। लेकिन ये यंत्र उसी आदमी ने बनाया जिसने चोरी की थी। अकबर चौंक गए। कौन? बीरबल ने इशारा किया। वही अजनबी। उसने 3 टोपियां दरबार के बाहर टांगी। चोरी वाली टोपी उसने खुद वापस टांगी, मगर उसमें यंत्र को खींचने वाली क्लिप नहीं लगाई। जब उस पर यंत्र काम नहीं करता तो वही निर्दोष मानी जाती। बाकी सब में खुद उसने चुंबकीय क्लिप लगा दी थी। इससे वह सभी को दोषी और खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था। अजनबी सकपका गया। पहरेदारों ने उसे तुरंत पकड़ा। न्याय और समापन। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। जिसका सिर ईमानदार हो उसकी टोपी चाहे कितनी बार भी गिरे, इज्जत कभी नहीं गिरती। अजनबी को सजा दी गई और उसकी टोपी दरबार की सबसे ऊंची दीवार पर टांग दी गई, एक तख्ती के साथ। यह टोपी उस आदमी की है जो दूसरों की टोपी गिराकर खुद का ताज बनाना चाहता था। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। और बीरबल,
मुस्कुराते हुए अपनी गिरी हुई टोपी को उठाकर फिर से पहन चुके थे। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो चुनौती जिसमें उन्हें खुद को ही चोरी करते देखना पड़ा। शाही दरबार में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुगलों के दरबार में सामान्य का मतलब होता था अभी तूफान आने वाला है। बादशाह अकबर अपनी आदत के अनुसार दरबार में आए, सिंहासन पर विराजमान हुए और कुछ हल्की फुल्की दरबारी चर्चा चल रही थी। तभी एक सैनिक तेजी से आया और अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर के चेहरे की मुद्रा बदल गई। उन्होंने तुरंत घोषणा की, आज रात शाही खजाने से एक संदूक चोरी हुआ है। उसमें मेरे व्यक्तिगत सिक्कों की पिटारी थी और कोई दीवार टूटी नहीं, ताला टूटा नहीं, दरवाजा बंद था, यानी चोर दरबार के भीतर का ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा संदिग्ध, हर मन आशंकित। अकबर ने सीधा कहा, इस बार जांच बीरबल नहीं करेंगे। इस बार बीरबल पर ही संदेह है। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल पर आरोप। सेनापति रहमान ने समर्थन में सिर हिलाया। जहां पनाह, खजाने की चाबी बीरबल के पास ही थी। उस संदूक को खोलने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को थी। बाकी किसी के पास कोई साधन नहीं था। काजी ने भी जोड़ा, खजाना रात को सील हुआ था। सुबह वही संदूक टूटा मिला और चाबी बीरबल के कक्ष में। बीरबल शांत खड़े रहे। ना गुस्सा, ना बहाना, ना सफाई। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार मामला तुम्हारे ऊपर है। अगर अगले 3 दिन में तुम साबित नहीं कर सके कि तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें दरबार से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जनता के सामने शर्मसार किया जाएगा। बीरबल गंभीरता से, जहां पनाह, अगर चोर मैं निकला तो सिर्फ पद नहीं, अपना सिर भी पेश करूंगा। लेकिन अगर मैंने सच में चोरी नहीं की तो आपसे वादा है, वो चोर खुद मेरी उंगली पकड़कर आपके सामने खड़ा होगा। बीरबल की उलझन और एक अजीब योजना। बीरबल उस रात चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। वे जानते थे कि मामला चालाकी का नहीं, उस चाल को समझने का है जो उन्हें फंसाने के लिए बुनी गई है। उन्होंने एक गुप्त नौकर को बुलाया और एक कागज पर कुछ लिखा। इसे रात में दरबार के बाहर लटकती लालटेन के पास गाड़ दो और सुबह से पहले किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना। कागज पर लिखा था, जो भी चोर है वो आज रात तक खजाने का नकली सिक्का बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो सिक्के गए थे उनमें हर एक की पीठ पर अकबर की उंगली की छाप थी। नकली सिक्के वैसी छाप नहीं देंगे। बीरबल का उल्टा जाल। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल नहीं आए। अकबर ने पूछा, क्या बीरबल भाग गए? तभी दरबार के द्वार से एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बीरबल खुद के कंधे पर एक संदूक लेकर आ रहे थे। जहां पनाह, मैं चोर बनकर खुद चोरी करके लाया हूं, वही संदूक। सारे दरबारी दंग। क्या कह रहे हो बीरबल?